पहले लेक्चर में हमने शब्दों की बात की थी, जो विश्वास होता है, आत्मविश्वास। तो विश्वास यानी हम दूसरों के प्रति जो अपेक्षा रखते हैं कि ये मैं करेगा या नहीं करेगा। और आत्मविश्वास यानी हम अपने में विश्वास रखते हैं कि मैं ये कर पाऊंगा, करूंगा। और ये कृतज्ञता शब्दों, हाँ। ये सब शब्दों का हमने अंदर गहन किया था, जो हमें पता चला। फिर हमने बात की थी प्रदूषण की, कि तो हम उससे आपके ध्यान में क्या बात आई? प्रदूषण में, वो आपने सरकार वाली बात की थी, वो हम भी कर ही रहे हैं प्रदूषण, पर ज्यादातर जो हमसे बड़े जो सरकारिया, वो प्रदूषण करते हैं। और हम वो स्वीकार लेते हैं, यानी हम अनुमोदित कर्म कर रहे हैं, और ये हमें स्वीकारना नहीं चाहिए। और हमारे जो 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और अच्छा, बस मुझे समझ में आ गई बात। अब मुझे बताओ, हम स्वीकार नहीं करें तो क्या करें? ठीक है, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपसे ये बातें इसलिए चाहती हूँ कि आपके अंदर से निकले, ताकि आप मेरे साथ वापस, है ना, एक फ्लो में आ जाएं, हम फिर आगे बात को कर पाए। एक और प्रश्न, आप लोगों को ये क्लासेस हैवी तो नहीं लग रही हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अरे ये बहुत हैवी क्या पढ़ाने लग गए? ऐसा नहीं है ना? ठीक है, तो उस तरीके से बात को रखती हूँ। जब भी आपको लगे कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बहुत हैवी हैवी बातें कर रही हैं, या मेरी तो जिंदगी से जुड़ ही नहीं रहा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, हम प्रयास करेंगे उसके लिए कुछ, है ना? ठीक है, तो बताओ बचा कैसे जाए इन सब समस्याओं से? जैसे प्रदूषण की समस्या है, मिट्टी की, पानी की, हवा की समस्या है, सरकार को देख लिया है ना, व्यापारियों का भी देख लिया, हम लोगों ने एक मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। बचेंगे कैसे इनसे? आपने जो 4 अवस्थाएं दिखाई थी ना, वो हाँ। अपने आप को कुछ दे रही है। तो हमें उस प्रकृति के चक्र को समझना होगा, और उस प्रकार से हम चलेंगे तो आसानी से सब फ्लो में चल जाएगा। इसको पकड़ में आ गई बात, क्योंकि इसने इसने मुझसे एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा था। बहुत बढ़िया धार्मिक। ठीक है, चलिए तो आज का सत्र शुरू किया जाए। ठीक, कुछ बातों को करते हैं, देखें आपके सामने कुछ बातों को रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जनक सर को दे दीजिए माइक और बात को शुरू करते हैं। जब मैं आपको कभी कभी कोई चीजें सुनाती हूँ, बताती हूँ, तो कहती हूँ कि ये बात थोड़ी इसको फिर कभी खोल के बताऊंगी, है ना? तो वो फिर कभी धीरे धीरे वो डेज आने लगेंगे जब हम धीरे धीरे और खोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो धरती के विकास क्रम, विकास की कहानी, है ना, सबसे पहले पदार्थावस्था, फिर प्राणावस्था, फिर जीवावस्था, फिर ज्ञानावस्था। मेरे लेक्चर को खूब ध्यान से सुनते रहिए, और सुनते सुनते ना अगर आपको चीजें बेटा क्लिक हो गई, ट्रस्ट मी, आप, है ना, रिवोल्यूशनरी कुछ काम करेंगे अपनी जिंदगी में। और यदि क्लिक नहीं हुआ, तो जो ट्रेडिशन में जो चला आ रहा है ना, और जो ट्रेडिशन में चला आ रहा है, वो सर्व शुभ के लिए तो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम इसको कहते हैं ना, भेड़ चाल समझते हैं आप उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाएंगे। जो मेरा प्रयास है, जो मेरी इच्छा है, वो ये कि आप कुछ सार्थक कर पाए। आप सार्थक तब कर पाओगे जब कुछ सार्थक सोच पाओगे। सार्थक तब आप सोच पाओगे जब आपको वस्तुओं के प्रयोजन समझ में आएंगे। प्रयोजन मतलब हर चीज का एक पर्पस है, हर वस्तु की, हर वास्तविकता की एक उपयोगिता है, पूरकता है। यदि आपको ये पकड़ में आता है, तो आप कुछ सार्थक कर पाओगे। सार्थक कर पाओगे तो तृप्त होगे। और हर मानव, मैं ये मान के चलती हूँ और आपसे पूछती हूँ, हम में से कितने लोग तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं? तृप्ति हो जीवन में, अतृप्त ना रहें हम, है ना? अगर हम इस बात का सर्वेक्षण करें, अगर इस बात को हम सब में जांचें, तो आपको क्या लगता है इस दुनिया के कितने प्रतिशत लोग ये कहेंगे कि हम तृप्ति पूर्वक जीना चाहते हैं? 100%। देखिए, आज की क्लास शुरू हो चुकी है, अब ध्यान को ले जाइए। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, है ना, और लेट्स सी कि आप कितना क्रिटिकली आप सोच पाते हैं। जैसे मैंने आपको मूल्य के बारे में बताया था, वस्तु का मूल्य क्या है? उसकी उपयोगिता ही उसका मूल्य है। किसी भी वस्तु का मूल्य क्या है? उसकी उपयोगिता, है ना? यदि उसमें कोई उपयोगिता नहीं, तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? ये निरर्थक है। जैसे भोजन है ना, 2 दिन का बासी हो गया, तो क्या उसका आहार का मूल्य क्या था? पोषण। तो हम 2 दिन का बासी हो गया, क्या अब उसमें पोषण करने की क्षमता रही? नहीं रही, तो आप क्या कहते हैं? ये वेस्ट है।
ये निरर्थक है। बात समझ में आ रही है? तो उसमें जो किसी भी वस्तु में जो उसकी उपयोगिता है वही उसका मूल्य है। ठीक है, चलिए। और हमने बीच बीच में कुछ बातें करी थी, जैसे मैंने बात कही थी कि मानव की आवश्यकताएं क्या हैं, इस विषय पे चर्चा हुई थी। फिर मैंने कहा था इसको और किसी दिन और आगे खोलेंगे। ठीक, तो इन सब बातों पर थोड़ा चर्चा को बढ़ाते हैं। धरती के विकास क्रम की कहानी में हमने एक चीज पाई, 4 अवस्थाओं के रूप में मैंने इस धरती पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक इकाई को बांट दिया। पहली है पदार्थावस्था, फिर है प्राणावस्था, फिर है जीवावस्था, और फिर है ज्ञानावस्था। उस दिन हम लोगों ने कुछ बातों को समझा था। पदार्थावस्था और प्राणावस्था ये एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं और एक दूसरे के लिए पूरक भी हैं। ये एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं और एक दूसरे के लिए क्या है, पूरक हैं। ठीक है, फिर मैंने प्राणावस्था और जीवावस्था के बारे में भी आपको बताया था, ये भी एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं और एक दूसरे के लिए पूरक हैं। जीवावस्था और ज्ञानावस्था में यदि देखा जाए, प्राणावस्था और ज्ञानावस्था में देखा जाए, तो जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है ना, प्राणावस्था भी इसका पोषण करती है, पदार्थावस्था भी इसका पोषण करती है और जीवावस्था भी इसका पोषण करती है। प्रश्न ये है कि क्या ज्ञानावस्था की इकाई मानव, मानव का मतलब एक कुलदीप, एक धार्मिक, ऐसे नहीं, मानव मतलब सर्व मानव। ज्ञानावस्था की इकाई सर्व मानव, सभी मानव। अगर कलेक्टिवली हम इस चीज को देखें, हो सकता है कोई एक व्यक्ति कहे नहीं जी हम तो पोषण करते हैं, लेकिन क्या एक व्यक्ति के पोषण करने से, क्या एक व्यक्ति के सही करने से ओवरऑल इम्पैक्ट सही होगा? जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति कहे कि हम प्लास्टिक या पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या इस धरती पर प्रदूषण खत्म हो जाएगा? इंडिविजुअली चीजें नहीं होंगी, कलेक्टिवली ही होंगी, है ना। तो कलेक्टिवली लोगों को सोचना पड़ेगा। सोचने के आधार पर जो हमारे पास इस समय राजतंत्र है या शासन तंत्र है, उसमें कुछ लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय पूर्वक उसका उत्पादन बंद करना पड़ेगा, उपयोग करना बंद करना पड़ेगा, है ना। और जो प्लास्टिक अभी धरती पर उपलब्ध पड़ा हुआ है उसको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा किसी रूप में, तब जाकर के ये समस्या खत्म होगी। मेरी बात से सहमत है? मैं जितनी बातें कर रही हूँ इतनी दूर तक आपकी कल्पनाशीलता फैलती है? आप इमेजिन कर पाते हो कि ये ऐसे होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। ज्ञानावस्था की इकाई जो मानव है, ये सभी इनका पोषण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये इनका जो वापस पोषण करना है वो हमको दिखाई पड़ता नहीं है। ये भी दिखाई पड़ता है कि चूंकि मानव बैकवर्ड है ना, इनका पोषण नहीं कर रहा है, इसके कारण तमाम प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो चाहे हम जितने भी प्रकार के प्रदूषण मैंने कहे थे, मृदा प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें क्या किया जाए कि ये चीज सही हो जाए? आपके हिसाब से कैसे सही होगा ये? बताओ। क्या नाम है? स्नेहा नाम है? हाँ स्नेहा, बताओ कैसे सही होगा? हर्षित बताओ कैसे सही होगा? सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बताओ शौकत। तो करने के लिए और दवा छटकाव वो बंद करना पड़ेगा, प्रदूषण अटकाना पड़ेगा, वृक्ष વધારે વાવવા પડે। बिल्कुल, ले लो माइक, ले लो। हाँ, વૃક્ષ વધારે વાવવા જોઈએ, દવાને છંટકાવ બંધ કરવું જોઈએ અને પ્લાસ્ટિક ને બધું બંધ કરવું જોઈએ, એટલે ઓટોમેટિક। बिल्कुल। तो शौकत ने कहा कि ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। रुको रुको, ये बंद कैसे होगा? क्या करें कि ये बंद हो जाए? स्वाभाविक सी बातें हैं। પ્લાસ્ટિક ના બદલે બીજું કાંઈક લાવવું જોઈએ, जैसे कि और सोचो,
कुछ लेके आना, ये बात है, ठीक बात है, और सोचो क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति इस चीज का उपयोग करना, है ना, बंद कर दे, प्रदूषण करना बंद कर दे। तो मूल रूप से क्या किया जाए? सोचो सोचो, आप सोच लोगे भाई, इसीलिए पूछ रही हूं, क्या किया जाए? चलिए आपके प्रश्न को पुनः, 2 और 2 कितना होता है? 4। कोई व्यक्ति 5 कह सकता है? दम लगाओ 5 कहने की। नहीं आ रहा है ना 5? क्यों नहीं आ रहा है? मन में बैठ गए। क्योंकि ओम। जोड़ना आता है, क्योंकि आपको जोड़ना सिखाया गया है। 2 और 2 5 कहने की एक शिक्षित व्यक्ति की ताकत नहीं है। आपकी अब ये ताकत नहीं बची कि तुम गलत कर सको। तो किसी से यदि उसकी गलत करने की ताकत को ले लेना है या उसकी गलत करने की ताकत को उसमें से हटाना है, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? शिक्षा। तो शिक्षा वो माध्यम है, मानव में शिक्षा वो माध्यम है कि वो गलत करने की ताकत जो आपके अंदर आप सोचते हो कि ताकत है, वो ताकत नहीं होती, एक भ्रम रहता है, कुछ गलती करने का अधिकार मानव के पास रहता है ना, भ्रमित स्थिति में, ना समझी की स्थिति में, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास शिक्षा नहीं है तो आपके पास गलती करने का अधिकार है, और शिक्षा आते ही, समझ आते ही सही करना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है ना। ये आपको हम कोई दे नहीं रहे, टास्क नहीं दिया, आप 2 और 2 5 कर ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर से ही गलत नहीं हो रहा है। तो ये ताकत है शिक्षा की, ये ताकत है समझ की। तो यदि 2 और 2 किसी ने 5 लिख दिया बेटा शौकत, अगर 2 और 2 किसी ने 5 लिख दिया, तो करने लायक काम क्या है? उसे 2 झापड़ लगाए जाएं या उसको शिक्षा दिया जाए, उसको शिक्षित किया जाए? शिक्षा दी। शिक्षा दिया जाए। लेकिन जब अभी हम अपने शासन तंत्र में देखते हैं, तो जब किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है, चोरी होती है, कोई अपराध होता है, कोई गलती हो जाती है, तो समाज और शासन तंत्र उसे क्या देते हैं? समझ देते हैं या दंड देते हैं? दंड। यहाँ पर बैठे हम जितने लोग हैं, अगर हम आप सबसे पूछें, मैं अपने से भी पूछती हूँ, यदि मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अंदर से क्या स्वीकार होता है? कि मुझे कोई प्रेम पूर्वक समझा दे या मुझे डंडे से पीटा जाए और मुझे अपने आप समझ आ जाएगी? प्रेम पूर्वक समझाया जाए। लेकिन इसको अपने भीतर भली भांति जांचिए कि अभी तक जो मानव परंपरा में कुछ प्रचलित बात है वो ऐसी है कि इन्हें 2 डंडे लगाओ, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। कभी किसी की अक्ल 2 डंडे खाने के बाद ठिकाने आई है? आई नहीं है, लेकिन फिर भी इसी रास्ते हम चल रहे हैं। मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो आपको कुछ समझ आ रहा होगा, है ना। तो इस प्रकार से यदि देखते हैं तो शिक्षा, है ना, या समझ या सुधार, है ना, यही दंड है। सुधार ही दंड है। इस खूबसूरत बात को कहने वाले हैं मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का जो प्रस्ताव मैं आपके सामने कुछ कुछ रख भी रही हूं और आगे भी रखूंगी, ठीक है। तो इस बढ़िया बात को कहने वाले वो व्यक्ति हैं। सुधार ही दंड है। प्रत्येक बालक, है ना, लिख लीजिए जो लोग लिख रहे हैं, सुधार ही दंड है। शिक्षा अथवा समझ, शिक्षा और समझ से ही सुधार हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। 2 और 2 यदि मैंने आपको जोड़ना सिखा दिया तो आप 2 और 2 4, 3 और 3 6, 3 और 5 8 हमेशा सही पर ही पहुंचोगे। गलती तुमसे हो ना सकेगी। समझ में आया?
तो मानव जैसे पदार्थावस्था का आचरण निश्चित है, जैसे प्राणावस्था का आचरण निश्चित है, जैसे जीवावस्था का आचरण निश्चित है, कमाल की बात ये निकल के आती है कि ज्ञानावस्था का भी आचरण निश्चित है। जैसे 2 और 2 4, सभी ने एक ही निश्चित उत्तर दिया कि नहीं दिया? सबसे मैंने पूछा कि तुम्हें सुधार चाहिए या दंड, तुमने क्या कहा? सुधार चाहिए, शिक्षा चाहिए, समझ चाहिए। मैं इस दुनिया के किसी भी इंसान से पूछूं न्याय चाहिए या अन्याय, क्या बोलेंगे? न्याय। प्रेम चाहिए या विरोध चाहिए? प्रेम चाहिए। स्नेह चाहिए कि दुर्भाव चाहिए? स्नेह चाहिए। संबंधों में विश्वास चाहिए या अविश्वास चाहिए? विश्वास चाहिए। और जब विश्वास है, जहां स्नेह है, जहां प्रेम है, जहां शिक्षा है, जहां समझ है ना, वहां पर मानव का आचरण निश्चित है या अनिश्चित है? निश्चित है। यदि आप सभी को, हम सभी को समझ है तो 2 और 2 4 ही होगा। इसके लिए एक और सूत्र श्री नागराज जी कहते हैं, हम सब सही में एक और गलती में अनेक हैं। हम सब सही में एक और गलती में अनेक हैं। सही में एक और गलती में अनेक हैं। तो पदार्थावस्था का भी आचरण निश्चित, प्राणावस्था का भी आचरण निश्चित, जीवावस्था का भी आचरण निश्चित और ज्ञानावस्था की इकाई का भी आचरण निश्चित ही है। गड़बड़ सिर्फ ये है कि समझ आपके पास पूरी ठीक से उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा अभी आपकी अधूरी है। आपने हिस्से हिस्से में, टुकड़े टुकड़े में कुछ शिक्षा पाई है, पूरी शिक्षा आपको मिल नहीं पाई है। ठीक है, तो अभी हमारा जो भी ट्रेडिशन है ना, यदि ये समीक्षा होती है तो अपनी शिक्षा को पूरी करने की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं कि मुझे पूरी तरह से शिक्षित होना है ना। और ये पूरी शिक्षा, पूरी समझदारी का प्रस्ताव है मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद। इस तरीके से हर एक चीज को पूर्ण रूप में देख पाना, जैसे मैंने आपको साइक्लिसिटी के फॉर्म में दिखाया है ना। कुल मिलाकर के 11 पुस्तकें हैं, उनका पठन, अध्ययन, बात को पूरा समझ लेना इतना आसान है। और ऐसा सही समझने के फल स्वरूप हम क्या पाते हैं कि सही में एक हो जाते हैं और आचरण क्या हो जाता है हमारा? निश्चित हो जाता है। और जैसे इस जमीन का आचरण निश्चित है, हमें पता है कि ये हिलेगी डुलेगी नहीं, तो ही हम पैर आगे बढ़ा करके इस पे चल पाते हैं। जब हमने हवा का अध्ययन कर लिया, पानी का अध्ययन कर लिया, तो हवा में चलने वाले हवाई जहाज हमने बना लिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम को हम पहचान गए, उसके फलस्वरूप मंगल तक हमारा रॉकेट पहुंच गया। तो मनुष्य नियम को पहचानते ही उसका आचरण निश्चित होता ही है। मानव अनिश्चित दिख रहा है क्योंकि शिक्षा पूरी नहीं है, समझ पूरी नहीं बन पाई है। समझ होते ही सुधार होता ही है। बढ़िया, ठीक, इस बात को लिख लीजिए, मैं लिखवा देती हूं। जिस प्रकार पदार्थावस्था का आचरण निश्चित है, प्राणावस्था का आचरण निश्चित है, जीवावस्था का आचरण निश्चित है, उसी प्रकार मानव भी, है ना। मानव का मतलब सर्व मानव, एक मानव, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं मैं,
सर्व मानव, सभी मानव, है ना। उसी प्रकार सर्व मानव या मानव का आचरण भी निश्चित है ना। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, मानव समझ से नियंत्रित है। मानव समझ से नियंत्रित है। और समझ शिक्षा पूर्वक है। इतना आसान है, ये कोई कठिन बात नहीं है। शिक्षा पूर्वक है, शिक्षा पूर्वक, शिक्षा पूर्वक, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बैठ करके 22-25 लोगों से बात करके आप तक समझ को मैंने प्रेषित कर दिया ना, इतना आसान है ना। और समझ से स्वयं स्फूर्त सुधार है। समझ से स्वयं स्फूर्त सुधार है। यदि मैंने आपको जोड़ने का तरीका सिखा दिया, आपसे गलती हो नहीं पाएगी। समझ से स्वयं स्फूर्त सुधार है। ठीक है। और अंतिम बात, सुधार ही दंड है ना। और कोई दंड नहीं है, दंड मानव को चाहिए नहीं। मानव जानवर नहीं है। डंडे से जानवर को नियंत्रित कर सकते हैं, मानव को नियंत्रित कर नहीं सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। वो मार खाने के भय से हो सकता है आपको नियंत्रित दिखाई जरूर पड़ सकता है, लेकिन वो वास्तव में नियंत्रित नहीं होता, है ना। ये खूबी है, ठीक है। और अंतिम बात, सही में एक, गलती में अनेक। हम सब सर्व मानव सही में एक और गलती में अनेक हैं। सर्व मानव सही में एक और गलती में अनेक हैं। बढ़िया, इंटरेस्टिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सही में एक और गलती में अनेक, और थोड़ी सी बात करते हैं इसके आगे। और कुछ बातें पहले जो कर चुकी हूं उन्हीं को गहराऊंगी अब आपके लिए, ठीक है। तो साफ हवा कितने लोगों को चाहिए? साफ पानी, है ना, शुद्ध भोजन सभी को चाहिए, ठीक है। ये सभी को चाहिए। ये सही है कि गलत है? सही में एक है। ये सार्वभौमिकता का सूत्र है, यूनिवर्सैलिटी का सूत्र है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सैलिटी। ये सिद्धांत है। दिस इज द लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एवरी ह्यूमन बीइंग, है ना, हर मानव संतान, हर मानव, सभी मानव शुद्ध हवा, साफ पानी, शुद्ध भोजन, है ना, न्याय, प्रेम, विश्वास, यही सब चाहते हैं। दंड कोई नहीं चाहता, अन्याय कोई नहीं चाहता। शिक्षा पूर्वक सीखने के लिए, समझने के लिए हर मानव संतान तत्पर होता है। श्री ए नागराज जी कहते हैं, प्रत्येक बालक, प्रत्येक मानव संतान, हर एक छोटा बच्चा, इस बात को देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से सोचिए। कई बारी हम लोग सोचते हैं कि, है ना, पूर्व जन्मों के कर्मों का कोई फल, है ना, इस तरीके की बातें बहुत सारी प्रचलित हम सुनते रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इस बात पर, हर बालक 2-2.5 साल का, चाहे वो आपको यदि अपना बचपन याद हो या आप किसी और छोटे बच्चे को ऑब्जर्व करें, हर बालक सत्यवक्ता होता है। जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। झूठ बोलना उसको सिखाना पड़ता है। बात पकड़ में आ रही ना? हर बालक जन्म से ही सत्यवक्ता होता है। दूसरी बात, पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं आता। आया क्या? कोई कैसा भी मरा हो पूर्व जन्म में, झूठ बोलता कोई बच्चा पैदा होता दिखता नहीं है।
दूसरी बात, हर बालक जन्म से ही न्याय का याचक। अगर आपने किसी छोटे बच्चे को थोड़ा, एक को ज्यादा एक को कम दे दिया, जिसको कम मिला वो तुरंत आएगा कि मेरे को बराबर चाहिए, ये मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय की गुहार हर बच्चा लगाता है। क्या उसको कोई सिखाता है कि न्याय, भाई तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, जाओ कोर्ट में अपना केस लड़ो? वो जिसको मानता है कि यहाँ से न्याय मिल सकता है, अपने माता पिता को, अपने गुरु को, जहां पे भी उसको ये स्रोत लगता है कि यहाँ से न्याय मिलना चाहिए, वहां जाके शिकायत करेगा, है ना, वहां जाके कुछ टैंट्रम्स थ्रो करेगा, कुछ तो वो करेगा। तो हर बालक जन्म से ही न्याय का याचक। और छोटे बच्चों को देखिए, जैसे माँ घर में झाड़ू लगाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो भी झाड़ू उठा के लगाने का प्रयास करता है। अगर 3 साढ़े 3 साल के बच्चे हो तो उनसे आप जो काम कहेंगे ना, वो तुरंत दौड़ दौड़ के करने का कोशिश करते हैं। और वो जानना चाहता है, किसी छोटे बच्चे को आप सिखाइए, कभी भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता। तो हर बालक सही कार्य और सही व्यवहार दोनों करने का इच्छुक होता है। उसकी इच्छा रहती है, अपनी माँ से वो सुनता है, अपने पिताजी से सुनता है, बड़े भाई बहनों से सुनता है। बड़े होते होते क्या घटता है वो चर्चा हम आगे करेंगे, है ना। कहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्या कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है? ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मानव समझ में नियंत्रित है। यदि समझ आपकी पूर्ण हो जाएगी तो आप आज बदल जाओगे, है ना। आपने ये भी बात सुनी होगी कि वो छोटे बच्चों में जैसी दिमाग की तब प्रोग्रामिंग हो जाती है, वो मानव की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती। ये भी सच नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको इतनी सारी बातें खोल के बताई, आपको एकदम से दिख गया कि नहीं दिख गया? यही चीज मैं 70 वर्ष के लोगों को भी बताती हूँ, उनको भी उसी क्षण दिख जाता है। तो मानव की ये खूबी है कि सही का प्रस्ताव मिलते ही उसको तुरंत स्वीकार हो जाता है, वो तुरंत सहमत हो जाता है कि ये बात सही है। ये इंसान की, ये मानव की खूबी है कि नहीं है? मानव संतानें हैं हम, ज्ञानावस्था की इकाई। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, हर बालक जन्म से ही, हर बालक या हर मानव संतान, चाहे लड़की है कि लड़का है ना, प्रत्येक मानव संतान जन्म से ही सत्यवक्ता, सत्यवक्ता, कोई भी बात जैसी है उसको वैसे ही बोलना शुरू करता है, जैसा देखता है वैसा कहता है। सत्यवक्ता, न्याय का याचक, है ना, वो चाहता है उसके साथ न्याय हो। बिल्कुल 2-2.5 साल के बच्चे को देखिए, उसको ये भी नहीं स्वीकार होता उसको ही सब कुछ ज्यादा ज्यादा मिल जाए, उसको चाहिए, उसको लगता है बराबर बराबर मिले, है ना। न्याय का याचक और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है ना, और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक होता है। यदि इच्छुक नहीं होता तो वो प्रश्न कभी नहीं पूछता। हर बालक प्रश्न पूछता है, इसको सही कैसे करें, इसको समझा दो, ये क्या वस्तु है। कितने सारे प्रश्न, कितनी सारी जिज्ञासाएं होती हैं। और जब तक उस बालक को कोई कुंठित नहीं कर देता, दबा नहीं देता, है ना, या ऊट पटांग उत्तर दे दे के भर नहीं देता, तब तक वो बालक, मतलब हम ही मानव संतानें, प्रश्न पूछना बंद नहीं करती हैं। तो मानव स्वभाव से जिज्ञासु है। जिज्ञासा प्रत्येक मानव में होती ही है ना। जिज्ञासा प्रत्येक मानव में होती है। और मजेदार बात यह है कि इस पूरी मानव परंपरा में, जो लाखों वर्ष की मानव परंपरा है, इसमें प्राप्त जो भी ज्ञान है, जो भी वस्तुएं हैं, वो सब आने वाली पीढ़ी को तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। देखिए, ये बॉटल, ये चेयर, ये टेबल, ये माइक, ये पेन, ये बोर्ड, इसमें से आपने कुछ भी नहीं बनाया। आपके घर में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन सभी वस्तुओं पर आपका अधिकार आपके जन्म के साथ ही सुनिश्चित हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जन्म के साथ ही आपका, जो आपके माता पिता के द्वारा
जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनके पास वस्तुएं, वो सब आपके नाम हो जाती हैं, उस पर आपका अधिकार हो जाता है जन्म के साथ ही। ठीक है, तो शिक्षा पूर्वक समझ पर भी आपका अधिकार हो जाता है। जो ज्ञान इस मानव परंपरा में उपलब्ध है वो आप तक पहुंच जाता है। जैसे मैंने आपको उस दिन पालक की बात बताई ना, तो ये ज्ञान आपको परंपरा पूर्वक आपकी माताजी को प्राप्त हुआ, उनके माताजी से, उनकी माताजी को किसी से, इस प्रकार ये प्राप्त होता चला आ रहा है। जैसे आप सभी दाल चावल खाते हैं, दाल चावल को आपने जंगल में जाके पहचाना है क्या? कल्पना तो कीजिए कौन वो एक व्यक्ति रहा होगा जिसने गेहूं को पहचाना होगा कि जिसका बीज खाया जा सकता है। एक व्यक्ति ने उस गेहूं को, है ना, इस तरह से उगाया होगा कि उसकी फसल हो पाए। मैंने आपको चावल के बारे में बताया कि बीज का बीजोपचार करते करते इस तरह के बढ़िया बीज हमारे पास उपलब्ध हुए हैं। ना जाने कितने लोगों ने बीजोपचार किया होगा, तब जाके बढ़िया चावल, बढ़िया गेहूं आपको उपलब्ध हुआ। ठीक है, और इसके बाद किसी ने कहा होगा कि इसको पीसते हैं, फिर किसी ने कहा होगा इसको इसका आटा गूंथते हैं, रोटी किसी ने बनाई होगी, किसी ने पराठा, किसी ने थेपला, किसी ने, तरह तरह के कितने व्यंजन आपको उपलब्ध हैं। आपके पास मेन्यू कार्ड आ जाता है, कितनी रेसिपीज, कितना काम मानव परंपरा में हुआ है ना। और जो सही आप करोगे वो आपके साथ और आपके बाद अगली मानव संतान को, अगली पीढ़ी को उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और यदि आप ये मानते हैं कि हम ही दूसरा शरीर धारण करेंगे मृत्यु के बाद, तो वो आपको भी उपलब्ध हो जाएगा। यदि तुम आज प्रदूषण में योगदान करोगे तो तुम्हें अगली शरीर यात्रा में प्रदूषण ही उपलब्ध होगा। और यदि तुम आज इस चीज, जो भी हमारी धरती की स्थिति है उसको सही करने का काम करोगे, तो तुम्हें एक स्वस्थ धरती उपलब्ध हो जाएगी। इतनी साधारण सी ये बात है, और आप जैसे छोटी उम्र के बच्चे ये बात समझ सकते हैं। कोई भी मानव इस बात को समझ सकता है, ये ताकत है आपकी। ठीक है, चलिए, बढ़िया, बस मजा आ रहा है सुनने में। और सुनना है तो और कुछ बात बताऊं? सब एकदम शांत होकर के सुनने लग जाते तो मुझे लगता है सब ठीक हो। ठीक है, और कुछ बात करें, एक आध और बातें कर लें आज? कर लेते हैं, ठीक है, धन्यवाद। और देखिए, तो बेटा शिक्षा की ये ताकत है, समझ की ये ताकत है, और समझने योग्य हम सब बैठे लोग यहाँ पर हैं। ठीक, अब देखिए धरती के विकास क्रम की कहानी में कुछ कुछ बातें जो मैंने कही थी, थोड़ा और खोल के फिर कभी बताऊंगी, कुछ बताती हूँ आपको। धरती के विकास क्रम की यात्रा देखिए, आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा आपकी आयु के आधार पर। कुछ एक फैक्ट आपको बताती हूँ। जब कोई माँ को गर्भ होता है ना, मतलब जब माँ के पेट में बच्चा आता है, तो पहले महीने, जानते हैं सबसे पहले महीने क्या होता है उसके शरीर में परिवर्तन? उसके स्तन की कोशिकाएं विकसित होती हैं। और स्तन की कोशिकाएं इसलिए विकसित होती हैं ताकि जब बच्चा 9 महीने बाद आए तो उसके लिए आहार, उसके लिए दूध तैयार हो जाए। ये काम कब हुआ? पहले महीने में, सबसे पहला काम ये होता है। ठीक, इसी प्रकार धरती को हम माता कहते हैं। आपने सुना होगा धरती माँ, है ना, धरती को माता कहते हैं। देखिए, मानव के लिए सबसे आवश्यक वस्तुओं में हवा, पानी और आहार है ना। तो इस धरती पर जब पदार्थावस्था, है ना, विकसित हो रही थी, है ना, पदार्थावस्था अपनी विकास की यात्रा कर रही थी, उसी क्रम में सबसे पहले क्या बन गए? हवा और पानी। आपको दिन में आहार कम मिले चलेगा, पानी कम मिले थोड़ा चलेगा, हवा कम मिले चलेगा नहीं। सबसे बढ़िया हवा, बढ़िया पानी और बढ़िया आहार, तीनों की व्यवस्था इस प्रकृति ने करी। कब? मानव के आने के पहले या बाद में? तो देखिए, और मानव का आहार मैंने कहा शाकाहार, तो पदार्थावस्था के बाद सीधा क्या तैयार हुआ है? प्राणावस्था। मानव का आहार तैयार, उसके बाद अगली अवस्था क्या आई? जीवावस्था। जीवावस्था का आहार भी प्राणावस्था है, उसको भी हवा चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, आहार चाहिए।
और आगे जीवावस्था मानव के लिए उपयोगी है ना। इन तीनों का संतुलन है ना, पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, ये तीनों इस धरती को संतुलित करते हैं। मैं संतुलन को भी समझाती हूँ, है ना। और इस प्रकार ज्ञानावस्था की इकाई के प्रगटन के पहले, जैसे एक माँ है ना, माँ के स्वरूप में इसको हम देख सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, अथवा यदि इस धरती पर भी देखें तो मानव के आने के पहले मानव के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं, सभी तत्व इस धरती पर उपलब्ध हैं, उपलब्ध हो गए, और उसी स्थिति में उपलब्ध हो गए जिस स्थिति में तुम्हें चाहिए, है ना। यदि आयरन की माइन हो, है ना, आप माइनिंग करके आयरन नहीं खा सकते हो। तुम्हारे सामने एक लोहे का टुकड़ा रख दें और तुम्हारे शरीर में मान लो हीमोग्लोबिन की कमी है, तो क्या लोहे का टुकड़ा चाटने से तुम्हारे शरीर में लोहे की कमी, लौह तत्व की कमी पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। जिस फॉर्म में आप डाइजेस्ट कर सकते हैं उसी फॉर्म में आयरन ने, पालक ने, दाड़म ने, या इस प्रकार के बीट रूट ने, है ना, इस प्रकार के जो वनस्पतियां हैं उन्होंने चुन चुन के उसी फॉर्मेट में अपने में पचाया हुआ है, रखा हुआ है, जिस फॉर्मेट में तुम्हारी आंतें उसे पचा सकती हैं। सीधा लोहा तुम खा नहीं सकते हो। ये खूबसूरती है इस धरती की। तो यदि हम इसको देखें, ज्ञानावस्था की इकाई मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये पूरी धरती एक प्रकृति है ना, प्रकृति का हिस्सा है ना। ये मानव क्या है? प्रकृति का ही स्वयं भी एक हिस्सा है ना। तो ये पूरी धरती क्या है? स्वयं में एक व्यवस्था है, स्वयं में व्यवस्था है। ये जो शब्द मैंने लिख दिया ना, स्वयं में व्यवस्था, इसको समझना, यदि ये बात समझ में आती है, इतना सुंदर ऐसा लगता है, अहोभाव एकदम हो जाता है ना, यदि व्यवस्था समझ में आती है। देखिए, हमने एक दिन बात करी थी कि मानव ने, मैंने क्या क्या बातें करी है, सैनिटाइजेशन की बात करी थी, है ना। मानव ने अपने मल निष्कासन की समस्या को सुलझाने का कुछ प्रयास किया। ऐसा प्रयास करने में पूरे वाटर साइकिल को या पूरे पानी को ही बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। लेकिन मैंने फिर आपको पानी का एक साइकिल प्रकृति का भी दिखाया था, याद है आपको? पूरा साइकिल कैसे कैसे बादल बनते हैं इवेपोरेशन के फलस्वरूप, है ना, और किस तरीके से वो बरसते हैं, और कैसे नदियां जो हैं वो भारी तत्वों को पुनः समुद्र में ले जाती हैं, और पुनः जब इवेपोरेशन होता है तो बढ़िया डिस्टिल्ड वाटर का सीधा इवेपोरेशन होता है, मतलब प्योर H2O का इवेपोरेशन होता है, तत्व उसके साथ ऊपर नहीं उठते हैं, ठीक है। तो धरती में जो व्यवस्था है, देखिए इस व्यवस्था शब्द को समझिए। तो धरती में जो व्यवस्था है, या जिसको मैं व्यवस्था कह रही हूं, है ना, इसका मतलब है धरती में, एक शब्द को जानिए, सर्वतोमुखी समाधान। समाधान ही समाधान है। जब सागर से पानी उठा तो क्या किसी समस्या को क्रिएट किया? जब बादल बने तो क्या किसी समस्या को क्रिएट किया? जब बादल बरसे तो क्या किसी समस्या को क्रिएट किया? जब नदी बही तो क्या किसी समस्या को क्रिएट किया? और नदी बह करके जब समुद्र में मिल गई तो क्या किसी समस्या को क्रिएट किया? समस्या को क्रिएट नहीं किया, ये तो एक बात। और जहां जहां जिस जिस विधि से वो आगे बढ़ रही है, उसके आगे बढ़ने में नित्य, सदा सदा, निरंतरता में एक समाधान ही समाधान हो रहा है ना। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो बोल सकते हैं ऑल अराउंड सॉल्यूशन या रेजोल्यूशन, है ना। ऑल अराउंड सॉल्यूशन कह लीजिए, ऑल अराउंड सॉल्यूशन। कहीं पर भी समस्या दिखती नहीं है ना। एक छोटा सा साइकिल लीजिए, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, अथवा जीवावस्था की इकाइयां भी ऐसे ही करती हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पचाने की ताकत कहाँ रखी हुई है? ऑलरेडी प्राणावस्था में। सारे पेड़ पौधों में ये ताकत रखी हुई है। तो हमारा सांस लेना क्या समस्या है? इनके द्वारा ऑक्सीजन का निकालना क्या कोई समस्या है?
प्रकृति में होने वाली प्रत्येक घटना किसी भी क्षण समस्या को प्रकट नहीं करती। यदि ये नजरिया देखने का बदलता है कि प्रकृति में सर्वतोमुखी समाधान है ना, इस तरह से प्राप्त जो हमें ऑक्सीजन है ये सर्वतोमुखी समाधान है, तो मानव की आवश्यकता ये हवा है कि नहीं है, शुद्ध हवा? बोलो। जिस तरीके से पानी का चक्र बना हुआ है ना, वाटर साइकिल जैसा बना हुआ है, ऐसा शुद्ध पानी मानव की आवश्यकता है कि नहीं है? मानव की आवश्यकता है ना। तो भले हवा, पानी, आहार आप इसको इतना ही देख पा रहे हो, है ना, लेकिन ध्यान से देखोगे तो मानव की आवश्यकता सिर्फ हवा नहीं है, क्योंकि हवा तो प्रदूषित भी हो ही रही है ना। हवा नहीं है, पानी नहीं है, आहार नहीं है, मानव की आवश्यकता मूल रूप से क्या है? ऑल अराउंड रेजोल्यूशन। पानी चाहिए कैसा? जिससे पोषण हो। हवा चाहिए कैसी? जिससे पोषण हो। आहार चाहिए कैसा? जिससे पोषण हो। क्या सिर्फ हमारा पोषण हो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। मिट्टी का भी पोषण हो। जब तुम ऑर्गेनिक खेती सीखते हो, करते हो, तो प्रतिवर्ष मिट्टी की उर्वरता बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? यदि उर्वरता बढ़ती जाएगी तो उत्पादन बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? उत्पादन की मात्रा भी बढ़ेगी और उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। यदि क्वालिटी बढ़ेगी तो उसका स्वाद बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। स्वाद बढ़ेगा, गुणवत्ता बढ़ेगी। स्वाद और गुणवत्ता यदि बढ़ गई तो उसमें जो पोषण की मात्रा है वो बढ़िया, बेहतर होगी या कम बेहतर होगी? बेहतर होगी। ठीक, ये है सर्वतोमुखी समाधान। ठीक है, तो ये बड़ी शुभ बात है कि आप इस तरीके का एक कोर्स पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आपकी समझ, यदि आपका नजरिया पूरा नहीं होता तो तकलीफ बनी रहती। क्यों? क्योंकि आप यदि लाभ के चक्र में पड़ गए, लाभ की बात हम बाद में करेंगे, है ना, मानव कैसे कमाए, कैसे खाए, कैसे रहे, ये सारी बातें हैं, है ना। तो मानव की आवश्यकता हवा, पानी, भोजन नहीं, हवा, पानी, भोजन सर्वतोमुखी समाधान के साथ। पानी तो चाहिए। देखिए, पानी की एक अंतिम बात करती हूँ, ज्यादा और आज के लिए मुझे लगता है आज काफी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर हुई। ध्यान से देखो, ये पानी जो है ये प्राकृतिक विधि से हर घर की छत तक आता है। आता है कि नहीं आता है? हर गांव तक आता है, हर मोहल्ले तक आता है, हर समाज तक आता है, हर पेड़ तक, हर जंगल तक आता है। अपने आप आता है, स्वयं स्फूर्त विधि से। तुम्हारी छत में जो पानी आ रहा है, उस पानी को भगवान जैसे नेमत बरसा रहे हैं, है ना, या प्रकृति जैसे नेमत आपके लिए बरसा रही। जल, वर्षा का जल, आयुर्वेद कहता है सबसे बढ़िया यदि कोई जल है तो वो वर्षा का जल ही है, रेन वाटर ही है ना। तो तुम्हारे घर तक आ गया और तुम उसको यदि पकड़ो ना, उसको ऐसे ही बह जाने दो, तो बेटा गलती किसकी है? गलती बेटा ये है, गलती तुम्हारी नहीं है। गलती किसी की नहीं है, सिर्फ इसकी कमी है, समझ की कमी है, शिक्षा की कमी है। जिस क्षण तुम्हें ये समझ में आ जाएगी बात कि इसका जो पोषण है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, आपसे गलती होगी नहीं। ठीक है, तो बातों को ठीक से समझ लेना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि इस जिम्मेदारी को तुम अपने कंधों पे ले लेते हो कि नहीं भाई मैं पूरा इस बात को समझूंगा, तो बढ़िया, है ना। समझ करके करोगे, सुखी ही होगे। बिना समझे करते रहोगे, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा दुखी क्यों हो रहे हैं। फिर आप कहोगे शायद कर्मों का भोग है। आप ऐसा पानी पी रहे हो जिसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं, है ना, और उसके फलस्वरूप आपकी किडनी खराब हो जाती है, और कोई आपको ये बता देता है कि आपके वो पिछले जन्म के भोगों का फल है। बता ही सकता है ना।
कल्पना कीजिए यदि इस धरती पर हवा साफ हो, है ना, भोजन की गुणवत्ता अच्छी हो, स्वास्थ्य शिक्षा सबको सही उपलब्ध हो, तो क्या किसी के कर्मों का भोग फल बचेगा? प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के भोग फल से मुक्त हो सकता है, कम से कम शारीरिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। आगे मानसिक कष्टों की भी बात करेंगे आने वाले समय में, है ना। जिस गति से तुम सब समझ रहे हो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है ना। और मैंने कहा था कि ये पहली बार है कि मैं इस तरीके से यूथ के सामने इस बात को रख रही हूँ। इससे मेरा इस बात पर विश्वास बढ़ता है कि प्रत्येक मानव इस बात को पूरा पूरा समझ सकता है। आपके चेहरे ये बताते हैं कि आप इस बात को जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही समझ पाते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई थ्योरियां आपकी चढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ती मुझे, है ना। तो ये खूबी है तुम सबकी, ठीक है। तो मुझे लगता है अपने लिए एक बार तालियां बजा लो, ठीक है, क्योंकि मैं अकेले ताली तो नहीं बजा पाऊंगी आप सबके लिए, है ना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। और आज आपको कौन सी बात अच्छी लगी उस बात पे थोड़ी सी, चाहे तो आप भी बात को रख दें, है ना, हम भी सुन लें कि आप तक क्या बात पहुंची क्या नहीं पहुंचा। ठीक है, बताइए कौन सी बात आपको अच्छी लगी। लो हर्षित बताओ। बताओ क्या बात अच्छी लगी, कहाँ पर ध्यान गया। સુધારો ઈ જ દંડ છે. જો આપણે કોકને દંડ દેવી તો સુધારો થતો નથી. हाँ આપણે સુધારો કરાવવા પેલા સુધારાની ટ્રાય મારવાની, તો જ માણસો સુધરશે. सुधार कैसे हो सकता है? શિક્ષા છે. शिक्षा से। बहुत बढ़िया, बढ़िया, ठीक। और बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका बेटा? जयपाल। जयपाल। हाँ जयपाल बताओ कौन सी बात मुझे अच्छी आज वो मानव के बात डीप में पता चला और शिक्षा से सुधार, लगी? कौन सी बात डीप में पता चली मानव की? वो शिक्षा से समझ आती है और आधार से समझ से सुधार। समझ से सुधार। बस बढ़िया। और बताओ, बताओ आप बताओ क्या नाम बेटा आपका? श्रेयांश। श्रेयांश बताओ कौन सी बात अच्छी लगी? मुझे ये आपने समझाया कि सही में एक एक ही व्यक्ति होता है और जो गलती करते हैं उसमें ज्यादा अनेक लोग होते हैं। सही में सब एक मत हो जाते हैं। हाँ, एक मत हो जाता है। सही में सब एक मत हो जाते हैं। गलती करने की ताकत नहीं बचती आदमी के पास जब समझ आ जाती है ना। बढ़िया। और बताओ क्या नाम है बेटा आपका? कश्यप। कश्यप। बताओ कश्यप। શિક્ષાથી હે ને આપણે પરિવર્તન લાવી શકીએ. આપણે આ આપણે પર્યાવરણને બધું સારી રીતે ગોઠવી શકીએ જેનાથી પ્રદૂષણને અટકી શકે. बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या नाम है आपका? કેવિન. केविन। हाँ बताओ केविन। કોઈ વ્યક્તિને સુધારવો હોય તો એને શિક્ષાની જરૂર છે, દંડની કે એવી કોઈની જરૂર નથી. ठीक है, बताओ। और बताइए, कोई भी बताइए, और कोई नई बात बताओ, अलग बात बताओ जिस पे तुम्हारा ध्यान गया हो, बताओ। जिस प्रकार प्राणावस्था, जीवावस्था और पदार्थावस्था का आचरण निश्चित है, उसी प्रकार मानवावस्था, मानव का भी आचरण निश्चित निश्चित है। लेकिन कैसे निश्चित है? रुको रुको, जल्दीबाजी मत करो। कैसे निश्चित होता है आचरण? निश्चित आचरण तो है, 2 और 2 4 तो कहोगे, लेकिन कब कहोगे? उसकी शिक्षा ली हाँ, शिक्षा पूर्वक, समझ पूर्वक। तो मानव का भी आचरण निश्चित है लेकिन समझ पूर्वक। यदि समझ पूरी नहीं है तो आचरण अनिश्चित दिखता है, आचरण अनिश्चित होता नहीं है। हम सब निश्चित आचरण में जीना ही चाहते हैं, हम सही करना ही चाहते हैं। हर बालक, है ना, सत्यवक्ता, न्याय का याचक और सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। तुम सही करना ही चाहते हो, ठीक है, पता नहीं है, इतनी सी बात है। बताओ भाई। आपने जो बताया कि मानव स्वयं से नियंत्रित है और समझ ही स्वयं स्फूर्त सुधार है। हाँ, और सुधार ही दंड है। वो आज मुझे अच्छा लगा। और कोई भी मानव अगर कोई भी भूल करता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उसका दंड यही होता है कि वो अपने जीवन में सुधर ले और दूसरी बार ऐसी गलती ना करे। तो देखो बेटा, जब शिक्षा या समझ थोड़ी अपूर्ण है या अभी मान लो इतनी व्यवस्था नहीं, तो थोड़ा मुझे लगता है एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है ना। जैसे कि मैं इस बात को समझूंगा, सीखूंगा, ये व्यक्तिगत एक जिम्मेदारी लेने की जगह भी बनती है। ठीक है, बताइए और बताएं।
शिक्षा और समझ से हम पर्यावरण, हवा, जमीन को भी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। बढ़िया, बताओ। कुछ गलत या कुछ नया करना है तो उसके लिए दंड नहीं, उसका विचार बदलना चाहिए और विचार शिक्षा से बदलते हैं। तालियां। एग्जैक्टली। मानसिकता यदि हमने परिवर्तन कर दिया, विचार परिवर्तन यदि हो गया, तो व्यवहार परिवर्तन अवश्यम भावी है, होकर ही रहेगा। विचार बदल गया, व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, हाँ कुलदीप बताओ। मैम मेरा एक सवाल था, हाँ। बाद में, अभी तो दूसरा तो अच्छा, बाद में सवाल पूछेंगे, ठीक है। लाइए लाइए, गर्ल्स को पूछ ले। लो। मुझे आज ये पता चला कि नागराज जी कहते हैं कि सही में एक और गलती में अनेक है, और हर मानव संतान जन्म से ही सत्य वक्ता, कोई जैसे ही बोलता है वही चाहता है बोल। बिल्कुल। किसी से कोई गलती हो गई हो तो हमें उसे दंड नहीं देना चाहिए, हमें शिक्षा देनी चाहिए। और हर बालक जन्म से ही सत्य वक्ता, जैसा जैसा देखता है वैसा ही बोलता है, न्याय का याचक और सही कार्य का इच्छुक होता है। शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन शिक्षा यदि होगी नहीं तो दे नहीं पाओगे, तो पूर्ण की शिक्षा लेनी भी है और ये हमारी जिम्मेदारी है ना? हाँ बताओ। मुझे आज यह पता चला कि शिक्षा ही एक ऐसा उपाय है जिससे गलती ठीक की जा सकती है, और सही में एक और गलती में अनेक। ये पता। बढ़िया। ऐशा। हाँ। आज मुझे पता चला कि कोई भी व्यक्ति से गलती हो जाए तो उससे समझदारी पूर्वक समझाना चाहिए, उससे दंड देना नहीं चाहिए। મને આજે ખબર પડી કે જે માનવનું સંતાન હોય છે તેને તે જન્મથી જ તે સત્ય એક વક્તા હોય છે, અને કોઈ પણ વાત હોય છે જે તરત જ તે બોલી દે છે, અને તેને ન્યાય મેળવવો હોય છે। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो आज का सत्र यहीं समाप्त किया जाए। ठीक है, सभी को नमस्ते और पुनः आपसे मुलाकात होगी कल। ठीक है, जाइए।